નમસ્કાર. ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતની વિશેષ શ્રેણી રૂબરૂમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, રૂબરૂ શ્રેણી એવી છે કે જેમાં આપણે અલગ અલગ વ્યક્તિઓને સાથે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ, એમની ખાસ મુલાકાત કરતા હોઈએ છીએ. સામાન્ય રીતે આ એક કાર્યક્રમ એવો છે કે જેમાં આપણે રાજકીય નેતાઓને લેતા હોઈએ છીએ અને એમની સાથે મુલાકાત કરતા હોઈએ છીએ, એમની સાથે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ રાજનીતિની. પરંતુ આજે એક એવી વ્યક્તિને આપને મળવા માટે જઈ રહ્યો છું કે જે રાજનીતિથી દૂર છે, રાજનીતિ સાથે સંકળાયેલા છે પરંતુ રાજનીતિથી દૂર છે, અને જે વ્યક્તિ પોતે આચાર્ય રહી ચૂક્યા છે, કુરુક્ષેત્રમાં આચાર્ય રહી ચૂક્યા છે, સંસ્કૃતના પંડિત છે, સાથે યોગિક સાયન્સમાંથી એમણે ડૉક્ટરેટ કરેલું છે, નેચરોપેથીના પણ જાણકાર છે અને પ્રાકૃતિક ખેતી પર એમને વિશેષ રસ છે અને પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રાધાન્ય આપવા માટે, પ્રોત્સાહન આપવા માટે સમગ્ર રાજ્યમાં જ્યાં પણ જાય છે ત્યાં પ્રાકૃતિક ખેતીને મહત્ત્વ આપવા માટે અને ખેડૂતોને પણ પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે. આપણે આજે મુલાકાત કરીશું ગુજરાતના राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी નું. आचार्य जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ गुजरात की ये स्पेशल सीरीज में. धन्यवाद भट्ट साहब. सर, मैं आपसे सबसे पहले सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप आचार्य रह चुके हैं कुरुक्षेत्र में, आप संस्कृत में भी माहिर है. आपने जब, मुझे याद है कि आपने जब गुजरात के राज्यपाल के तौर पे या हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर पे शपथ लिया, उस टाइम पे संस्कृत में आपने शपथ ली थी. तो आपका जो पढ़ाई लिखाई जो है उसके बावजूद आप प्राकृतिक खेती की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और प्राकृतिक खेती की ओर लोगों को जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. इसके पीछे का राज क्या है? भट्ट साहब, मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 35 वर्ष तक प्रधानाचार्य रहा और वहाँ जो गुरुकुल था उसमें 1,500 बच्चे आवासीय रूप से पढ़ते हैं देश के 19 प्रांतों से, और वो पूर्ण रूप से आवासीय होने के कारण उन बच्चों के खान पान की व्यवस्था हमें ही करनी पड़ती थी. तो हमारे यहाँ गुरुकुल के साथ में 200 एकड़ का हमारा कृषि फार्म है, तो उसमें मैं रासायनिक खेती ही करता था. यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी, इंसेक्टिसाइड यही डालता था. तो मैंने कई बार अनुभव किया कि जो कीटनाशक हम खेतों में डालते हैं, कई बार मेरे सामने ध्यान में आया कि जो मजदूर खेत में कीटनाशक छिड़काव करते थे वो कई बार बेहोश हुए थे और हमें उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा. तो मेरे मन में विचार आया कि जो जहरीले कीटनाशक छिड़काव करते करते व्यक्ति को बेहोश कर रहे हैं और हम खाद्य अन्नों में इसको डाल रहे हैं, तो स्लो पॉइजन तो हर बच्चे में जा रहा है. तो ये जहर हम अपने सामने खिला रहे हैं, ये गलत है. तो मैंने तत्काल इसे बदलने का निर्णय किया. तो एक सुभाष पालेकर जी नाम के कृषि वैज्ञानिक से मेरा परिचय हुआ. तो उनके संपर्क में आकर मैंने इस प्राकृतिक खेती के रूप को समझा और मैंने अपने छोटे से खेत में इसको करना शुरू किया. मुझे बड़े सकारात्मक परिणाम मिले और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा के मैंने पूरे 200 एकड़ में जहर मुक्त खेती शुरू कर दी और ये प्राकृतिक खेती विधिवत रूप से अपना ली. इसका परिणाम ये हुआ कि मेरी जो भूमि बंजर होती जा रही थी, जिसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.45 पे आ गया था जब मैंने मिट्टी को टेस्ट करवाया, उसके परिणाम स्वरूप यदि यही प्रोग्राम चलता रहता तो ये और बंजर हो जाती. और मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की तो मेरी भूमि की गुणवत्ता बढ़ गई. उसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.45 से एक ही साल में 6-7 पे चला गया और तीसरे साल में वो 0.9 पे चला गया और अब कहीं कहीं 1 पे भी मेरा ऑर्गेनिक कार्बन है, जो धरती की गुणवत्ता को सिद्ध करता है. अब ये प्राकृतिक कृषि क्या है, इसकी मैं जानकारी थोड़ी सी देना चाहूँगा. ये एक देसी गाय पे आधारित प्राकृतिक कृषि है. जितनी भी भारतीय नस्ल की गाय हैं
साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, केवल इन्हीं गाय के गोबर और गोमूत्र में ये गुण है। बाकी भैंस में या अन्य पशु जो हैं उनमें वो गुणवत्ता इतनी नहीं मिली है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवाणु हैं 1 ग्राम गोबर में। तो हम 2 तरह का खाद तैयार करते हैं। एक का नाम है जीवामृत, दूसरे का नाम है घन जीवामृत। जीवामृत कैसे बनता है? हम प्लास्टिक का 200 लीटर का एक ड्रम ले लें, उसको पानी से भर लें, उसको छाए में रखें। देसी गाय 24 घंटे रात और दिन में 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। वो गोबर और गोमूत्र इसी ड्रम में छोड़ दें। 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन और बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी। बड़े पेड़ की क्यों, खेत की मिट्टी क्यों नहीं? क्योंकि खेत की मिट्टी में हमने इतना यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड डाल दिया कि वहाँ के जीवाणु मर गए हैं, और पेड़ के नीचे वो हमने डाला नहीं, इसलिए वहाँ जीवाणु मिट्टी में है, वो डालने। अब लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की तरह, सीधा क्यों नहीं घुमाना? क्योंकि वो जीवाणु नीचे जाएंगे, सांस नहीं मिलेगा तो मरेंगे। और घड़ी की सुई की तरह करेंगे तो ऊपर आएगा, उनको ऑक्सीजन मिलेगा, सही है। वो स्वस्थ रहेंगे। अब इसमें होता क्या भट्ट साहब, जब गाय के, देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने जीवाणु होंगे? असंख्य जीवाणु। असंख्य जी। अब उन जीवाणुओं को जब हम दाल का बेसन देते हैं तो वो प्रोटीन है, उससे वो और बलवान बनेंगे। गुड़ जो देते हैं उसे मल्टीप्लाई होकर के उनकी संख्या बढ़ेगी। मिट्टी जो डालते हैं, मिट्टी में जीवाणु वो मिल करके असंख्य जीवाणुओं का भंडार होगा। और जब किसान, खेडूत खेत में पानी देता है तो उसके साथ उसको छोड़ दें या ड्रिप में कपड़ छान करके इसको छोड़ेंगे तो एक पूरे खेत में फैलेगा, और खेत के जीवाणुओं के साथ मिल करके ये असंख्य जीवाणु होंगे। और ये कैसे काम करेगा खेत में? जैसे जामुन करता। जामुन मतलब यूं समझिए, 1 क्विंटल दूध में आप 1 चम्मच दही डाल दो तो पूरा दूध दही में बदल जाता है। ऐसे ही जब ये जीवाणु खेत में जाएंगे तो ये मिट्टी के जीवाणुओं में मिलके असंख्य जीवाणु बनेंगे। यही जीवाणु हैं जो पौधे के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। सही। और आकाश में 78% नाइट्रोजन है। ये जीवाणु उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और पौधे को देते हैं। ये प्राकृतिक कृषि इसलिए मैं इसे कहता हूं कि जंगल के पेड़ को कौन पानी देता है, कौन यूरिया देता है, कौन डीएपी देता है, कौन कीटनाशक डालता है, लेकिन जब समय होता फलों से लग जाता है। किसी भी पेड़ के पत्ते को लैब में ले जाके आप उसका टेस्ट करवाएंगे तो एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। जो नियम जंगल में काम करता है प्राकृतिक रूप से, वही नियम मेरे खेत में काम करना चाहिए। हम वैसा ही वातावरण प्राकृतिक खेती से जब पैदा करते हैं तो इसे प्राकृतिक खेती बोलते हैं। तो ये पद्धति जो है, इसके बाद क्या निर्माण होगा कि खेत में मित्र कीट जो हैं, मित्र जीव जो हैं, वो स्वतः ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, हम अंधाधुंध खेतों में यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी, इंसेक्टिसाइड डालते हैं। जितने भी मित्र शत्रु कीट हैं सब मर गए हैं। और ये जहर खेती में पड़ने के कारण खाद्य पदार्थों में, अन्न है या पानी में जाता है, फलों में जाता है, सब्जियों में जाता है, ये स्लो पॉइजन बन के हमारे शरीर में आता है। और इसी का परिणाम आप अनुभव करेंगे।
आज से 40-50 वर्ष पहले जब यूरिया और ये छिड़काव नहीं थे, कोई कैंसर को नहीं जानता था, कोई डायबिटीज को नहीं जानता था, हार्ट अटैक को नहीं जानता था, चर्म रोग नहीं जानता था। आज अनेक असाध्य रोग जो पैदा हो रहे हैं वो आज हम सब के अंदर खाद्य पदार्थों के द्वारा ये जहर शरीर में जा रहा जो हमारी सबकी बीमारियों का कारण बना हुआ है। सही। जब हम ये प्राकृतिक खेती करेंगे तो लोगों में एक धारणा है कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो उत्पादन खत्म हो जाएगा, देश का पेट कैसे भरेंगे, ऐसी लोगों ने एक मान्यता बनाई है। ये मैं भी मानता हूं। यदि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैविक खेती जिसको बोलते हैं, तो निश्चित रूप से उत्पादन 3 वर्ष कम होगा और उसमें लागत भी काफी पड़ जाती है। लेकिन ये ऑर्गेनिक खेती नहीं जिसकी मैं चर्चा करता हूं, ये नेचुरल फार्मिंग है, ये प्राकृतिक खेती है। इसके करने में किसान की लागत न के बराबर है। ये जीवामृत जो बनता है इसका प्रयोग हम पानी के द्वारा खेत में करते हैं और हर 15 दिन के बाद 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत मिलाकर स्प्रे कर देंगे तो वो बहुत फसल को एकदम फलीभूत कर देता है, रोगों से भी बचाता है और डीएपी यूरिया देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो है जीवामृत। दूसरा खाद है घन जीवामृत, वो भी ऐसे ही बनता, वो सूखा है, जीवामृत तरल है। 1 क्विंटल गोबर की खाद लें, उसको थोड़ा बारीक कर लें, उसमें वही चीजें मिलानी है, 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो दाल का बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी, इनको मिक्स करके मिला के पशुशाला में एक कोने पर रख दें। 6 महीने भी खराब नहीं होता, इसमें जीवाणुओं का भंडार हो जाता है। जब किसान खेत बोता है उससे पहले डीएपी की तरह इसको खेत में बो के फिर फसल लगाएंगे तो ये भी जीवाणुओं का भंडार वैसे ही बढ़ा देता है। लेकिन सर ऐसा सुनने में आया कि किसान इस खेती की ओर जाने से कतरा रहे हैं। ज़्यादातर वो लोग ऐसा सोचते हैं, जैसा आपने बताया कि उनकी फसल कम हो जाएगी, 3 साल कम हो जाती, 3 साल फसल बहुत कम होगी, तो ऐसे में उसकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? जबकि प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि 2 गुनी आमदनी करनी है किसानों की। तो किसान अगर भूखा रहेगा, उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, तो खेत पैदाश कैसे बढ़ेगी अपनी? आपने भट्ट साहब बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने पहले भी आपके बीच में की है। यदि हम जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो पिछले 30-40 साल से लोगों में प्रचार किया गया, उसमें निश्चित रूप से 2-3 वर्ष तक आय घटेगी। लेकिन जिस खेती की चर्चा मैं कर रहा हूं, प्राकृतिक खेती की, इसमें आय नहीं घटेगी, क्योंकि मैंने अपने खुद के 200 एकड़ खेत में ये किया है। इसकी विधि को यदि किसान पूरी अपनाता है, यदि विधि नहीं अपनाएगा, गड़बड़ करेगा, तो आय घटेगी। लेकिन यदि जो विधि हम बताते हैं, गुजरात में 2 लाख खेडूतों के यहाँ ये खेती प्रारंभ हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में मैं रहा, वहाँ 1.5 लाख किसान इस समय इसी खेती को करते हैं। और जहाँ तक आपने ये विचार किया इससे आय घटेगी, ये मेरे सामने प्रमाण है। ये हिमाचल प्रदेश में टास्क फोर्स और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों की मीटिंग हुई पिछले 12 अप्रैल को। इसमें वहाँ जब से मैंने खेती शुरू कराई है, वहाँ के आंकड़े दिए इन्होंने। प्राकृतिक खेती से 27% किसानों की आय बढ़ी और दूसरी लाइन में देखिए 56% उनकी लागत खेती की कम हो गई। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जो किसानों की बहुत बड़ी चिंता कर रहे हैं और उन्होंने 2022 तक किसानों की आय को डबल करने का जो एक निर्णय लिया, उनकी
इच्छा रहती है कि भारत का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो, तो आप इस आंकड़ों से तो डबल हो ही गई। 27% उनकी आय बढ़ गई और 56% उनकी लागत खेती में है वो कम हो गई। तो ये जो दुष्प्रचार है ये प्राकृतिक खेती के बारे में नहीं है, ये जैविक खेती के बारे में। अब आप पे समय कम है, नहीं तो मैं जैविक खेती को समझाता, जैविक क्या है और प्राकृतिक क्या है, इसका एक भेद है। लेकिन इस प्राकृतिक खेती का लाभ क्या होगा, जब हम उसमें जीवामृत, घन जीवामृत खेत में डालते हैं तो इससे जीवाणुओं का भंडार बनता है और वो जीवाणु ही फसल के लिए भोजन पका करके देते हैं और उससे हमारी खेती को यूरिया डीएपी की ऐसे ही आवश्यकता नहीं पड़ती जैसे जंगल के पेड़ों को नहीं पड़ती। ऐसा ही वातावरण हम बनाते हैं। और इससे क्या होगा कि मित्र जीव आएंगे, उसमें हलसिया जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, उत्तर भारत में केचुआ बोलते हैं, वो किसान का सबसे बड़ा मित्र है। अब यूरिया डीएपी ने उसको मार दिया, मित्र जीवों को मार दिया। जब हम ये खेती करेंगे प्राकृतिक तो वो हलसिया आज भी 10-12 फीट धरती में समाधि लिए बैठा है, वो यूरिया डीएपी से डरे हुए बैठा है। जब भी आप ये देंगे एकदम वो 10 दिन के अंदर ऊपर आके काम शुरू कर देगा। एक उदाहरण देता हूं मैं, यदि खेडूत भाई, किसान भाई मेरी बात को सुन रहे होंगे तो उनकी एकदम समझ में आएगी कि मित्र जीव कैसे काम करते हैं। एक खेडूत किसान अपनी गाय को सवेरे घर से खोलता है और जब वो जंगल की ओर जाती है, कच्ची जमीन से जब वो गुजरेगी, चलते चलते वो एक गोबर यहाँ करेगी, एक यहाँ करेगी, एक यहाँ करेगी और चली जाएगी। भट्ट साहब उस गोबर को 3 दिन के बाद आप उलट के देखना, उसके नीचे 2-3 छिद्र मिलेंगे। अब जब गाय ने गोबर किया उस समय छिद्र नहीं थे, ये गोबर के बाद छिद्र है। ये क्या मतलब कि जो मित्र कीट यूरिया डीएपी से डरते हुए धरती में अंदर 10-12 फीट बैठे थे डरते हुए, उनका भोजन उनको मिल गया। उसकी गंध पाके धरती को फोड़ के वो ऊपर अपना भोजन लेने के लिए आ गए। ऐसे ही जब हम जीवामृत, गहन जीवामृत खेत में डालेंगे तो 8 से 10-11 दिन के बीच में हलसिया अपने आप ही ऊपर आएगा, अर्थवर्म केचुआ अपने आप ऊपर आएगा। और ये केचुआ कैसे काम करता है, ये धरती में यूं सीधा जाता है और यूं आता है, ये जाता है और ये आता है। जिस छेद से जाता है उसे नहीं आता है, नया छेद बना के आता है। और ये धरती में 10 से 12 फीट तक नीचे जाता है। और जब ये जमीन में जाता है तो वर्मीवोश अपने शरीर से एक पसीना छोड़ता है, उससे उस छिद्र को लीपते हुए जाता है, वो जल्दी बंद नहीं होता। अब ये परिवार भी बहुत बढ़ाता है। एक केचुआ जीवन में लगभग 40,000 तक बच्चे दे जाता है, अंडे देता है। और जब ये मरता तो भी खाद लगती है। अब प्राकृतिक होगी तो केचुए असंख्य हो जाते हैं खेतों में, तो रात और दिन ये यही काम करेंगे। गुजरात में इसलिए इसको हलसिया कहते हैं कि यह हल की तरह काम करता है, जमीन को बिल्कुल मुलायम बना देगा। सही। सारी जमीन को नीचे से ऊपर, ऊपर को नीचे करेगा। तो एक किसान का मित्र है। तो एक तो उसमें ऑक्सीजन जाएगी इन छिद्रों से, तो धरती की फर्टिलिटी बढ़ेगी, एक बात। नंबर 2, मैंने अनुभव किया है जब पूरा खेत प्राकृतिक हो जाएगा, यूरिया डीएपी नहीं पड़ेगा, तो उसमें हलसिया इतना होगा कि असंख्य छिद्र बना देगा खेत में। और जब बारिश के दिन आते हैं तो सारा पानी बारिश का उन छिद्रों के द्वारा धरती के पेट में चला जाएगा। तो करोड़ों रुपया जो भारत सरकार और सरकारें खर्च करती वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए, प्रकृति खुद कर देगी। सही। सारा पानी बहेगा नहीं, धरती के पेट में जाएगा तो वाटर लेवल ऊपर आएगा, पीने की समस्या समाप्त होगी।
नंबर 1। नंबर 2, जब सूखा पड़ेगा, गर्मी पड़ेगी, जून की लूएं चलेंगी, तो धरती तप जाती है। जब धरती तपेगी तो धरती के नीचे वाष्प बनेगा, और वो वाष्प जो है वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा ऊपर पानी आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगा। इसलिए जंगल का पेड़ नहीं सूखता, न गर्मी में न अन्य उसमें। तो ये है प्राकृतिक कृषि। कितना साइंटिफिक सिस्टम है, ईश्वर ने कितनी बढ़िया व्यवस्था दी थी। हमने यूरिया डीएपी डाल के धरती की परत को कठोर बना दिया, जमीन पानी नहीं पीती। अब होता क्या है, बारिश आती है, सारा पानी बह करके नदी नालों में जा करके बाढ़ आ जाती है। अकाल पड़ता तो फसलें सूख जाती हैं। लेकिन ये प्राकृतिक खेती गर्मी में सूखने नहीं देगी और बारिश में फसल को डूबने नहीं देगी। दोनों का समाधान इसी से होता है। और ये जो हलसिया केचुआ है, ये उस खनिज युक्त मिट्टी को खा के पेट से निकाल के पौधे की जड़ के लिए खाद का निर्माण करता है। ये कितनी सुव्यवस्था थी। नंबर 2, प्राकृतिक खेती में हम आच्छादन करते हैं, मल्चिंग करते हैं, यानी कि जितना भी वीड्स होते हैं, खरपतवार, जंगली घास होता है खेत में, काट के जमीन पे बिछा देना उसको। उससे 2 लाभ होते हैं। एक तो उसमें नया जंगली घास नहीं पैदा होगा, किसान की लेबर बचेगी। दूसरा, वो आकाश से नमी को लेके धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को उड़ने नहीं देता और उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखता है। धरती पे जब 30-35 डिग्री टेम्परेचर पड़ता है जमीन में, तो ऑर्गेनिक कार्बन उड़ना शुरू हो जाता है और वो प्रदूषण को फैलाने का काम करता है। यदि हम मल्चिंग करते हैं, ढक के रखते हैं, तो ये जमीन में रहेगा, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, प्रदूषण भी नहीं बढ़ाएगा। और इसके अंधेरे में जो अर्थवर्म है केचुआ, हलसिया, ये रात दिन काम करेगा। ये अंधेरे में काम करता, दिन में ये काम नहीं करता। इसको डर है कि मैं दिन में बाहर आऊंगा तो पक्षी मेरे को खा जाएंगे। इतना सिस्टम है प्रकृति का। और ऐसे बहुत से मित्र कीट पैदा होंगे जो शत्रु कीट को खा जाएंगे, बीमारी से बचाएंगे। उसके बाद भी यदि कोई बीमारी होती है फसल में, तो हम नीम, धतूरा, आक, चिराता, गिलोय, सौंठ, अपना लहसुन, ऐसे कुछ लेते हैं पत्ते और जड़ी बूटियां, उनको कट करके बारीक गोमूत्र में पका के उसका पेस्टिसाइड बना लेते हैं। ये है प्राकृतिक पेस्टिसाइड। इसको हम 10 लीटर पानी में 2 लीटर मिला के स्प्रे करें तो उस पे कीड़े जो आते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। और भट्ट साहब, एक समय ऐसा आता है कि जब मित्र कीट इतने बढ़ जाएंगे कि आपको स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरा जो 200 एकड़ का खेत है गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, गुरुकुल में, उसमें अब ये कीड़े आना ही बंद हो गए। हमने कोई छिड़काव नहीं करना पड़ता, केवल जीवामृत भी इतना नहीं डालना पड़ता जो पहले डालते थे। अब जमीन की फर्टिलिटी इतनी बढ़ गई है कि अब वो प्राकृतिक ढंग से अपने आप शुरू हो गया। और मेरा उत्पादन जो रासायनिक खेती करते हैं उनसे ज्यादा होता है। वो यूरिया डीएपी कीटनाशकों पे, अब धान की खेत है इस समय मेरे खेत में, अब कट रही है वो। जो रासायनिक खेती करते हैं उन्होंने 1 एकड़ में 12 से 14 हजार रुपया पहले खर्च किया है। और मैंने अपने खेत में स्प्रे का और ये गुड़ और बेसन का 1000 रुपया एकड़ खर्च किया है। उनका 12 से 14 हजार रुपये प्रति एकड़ खर्च आया, मेरा 1000 रुपया प्रति एकड़ टोटल खर्च आया है। उनका उत्पादन 22 से 28 क्विंटल तक आया है, मेरा उत्पादन 35 क्विंटल प्रति एकड़ आया है। अब बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि इसे भूखे मर जाएंगे, उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन तो उनका कम है, लागत ज्यादा है। अब किसान कर्जा लेता है,
पहले इतनी दवाइयां डालता है, फसल बर्बाद हो जाए तो उसकी पूर्ति कहां से करेगा, इसलिए कर्जे में डूबता है। इस पद्धति में कोई खर्चा नहीं, न के बराबर खर्चा है, बहुत थोड़ा खर्चा है और उत्पादन ज्यादा होगा, जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसमें ये कारगर एक पद्धति है जो एक विकल्प के रूप में खड़ी है। लेकिन सर मैं एक सवाल ऐसा करना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक खेती की और ज़्यादातर लोग गए थे, लेकिन ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फसल आती है, ऑर्गेनिक एप्पल है, ऑर्गेनिक जामुन है, ऐसा सब ऑर्गेनिक करके बेच रहे हैं मार्केट में। तो ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में फर्क क्या है? ओके, आप जानना चाहें मैं बताता हूँ, साइंटिफिक ढंग से मैं बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है हरियाणा में और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में भी है। वहाँ के साइंटिस्ट ने इस पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानकारी देते हुए बताया कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने में दो फसलों का मुख्य योगदान है, एक गेहूं, एक चावल। लेकिन इन दोनों ही फसलों के उत्पादन करने में एक एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है, एक एकड़ में। और ऑर्गेनिक ढंग से यदि ये हम करेंगे तो गोबर की एक टन गोबर की खाद में 2 केजी नाइट्रोजन है। अब हमें चाहिए 60 किलो नाइट्रोजन, तो 60 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए 300 क्विंटल गोबर की खाद एक एकड़ को चाहिए। अब आप भट्ट साहब विचार करो, किसान पे एकड़ एक 300 क्विंटल गोबर की खाद, कितने पशु चाहिएंगे? वो तो 15-20 पशु चाहिएंगे। एक एकड़ में वो बच्चे पालेगा, पशु पालेगा, इतना गोबर कहां से आएगा? और इतना भूखंड है देश का, इतना पशुधन है नहीं, इतनी गोबर की खाद संभव ही नहीं है। एक बात। नंबर 2, यदि इतनी गोबर डालेंगे तो उसमें गैसीज पैदा होंगी, वो आकाश में जा करके वायु प्रदूषण करेंगी, तो ये पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। तीसरा, ऐसे जब गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें खरपतवार, जो जंगली घास है, वीड्स हैं, उसके बीज रहते हैं, वो खेत में इतने पैदा होंगे कि किसान उसकी लेबर में ही सारा पैसा खर्च कर देगा। 2 बात। 3 बात। अगला, ऑर्गेनिक में क्या होता है, पिट बनाते हैं गड्ढे, उसमें गोबर की खाद डालते हैं और आयात करके विदेशों से अर्थवर्म आता है, केचुआ, जो उसमें डालते हैं। वो अर्थवर्म गोबर खाता है, मिट्टी नहीं खाता, वो हमारा नहीं बाहर का है। और वो एक निश्चित टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर आता तो मर जाता है, ज्यादा ठंड आती उसमें मर जाता। हमारा केचुआ दोनों ही परिस्थितियों को सहन करता है और उसको उलटना पुलटना बहुत लेबर लगती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इसमें 3 साल उत्पादन कम होता है। इसका नाम है जैविक कृषि, इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इसका प्रचार रहा, इसके परिणाम सुखद न आने के कारण लोगों में, किसानों में इसके प्रति श्रद्धा नहीं बन पाती। मैं जिस खेती की बात करता हूं, पालेकर जी जिस खेती की बात करते हैं, वो है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में यदि विधिवत हम ये सब करते हैं तो एक ही साल में परिणाम बदल जाते हैं। जमीन की गुणवत्ता एकदम बदलती है, जीवाणु धरती की स्वरूप को ही बदल देते हैं एक ही साल में। तो प्राकृतिक खेती करने से चिंता की बात नहीं, हमारा उत्पादन कम नहीं होगा, पर्यावरण भी बचेगा, पानी भी बचेगा, गाय भी बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा और किसान की आय भी बढ़ेगी। इसलिए प्राकृतिक खेती बहुत ही लाभकारी है। लेकिन प्राकृतिक खेती के लिए बारिश, आमतौर पे देखा जाता है कि किसान बारिश के ऊपर ही ज़्यादा निर्भर रहता है। बारिश अगर अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, बारिश कम होगी तो फसल सही नहीं होगी। तो ऐसे में प्राकृतिक खेती में पानी कितने ज़रूरी है और पानी का आवश्यकता कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए? जी भट्ट साहब, मैंने देखिए इसमें 2 चीज़ बताई हैं।
एक तो इस प्राकृतिक खेती में रासायनिक खेती की अपेक्षा 40% पानी कम जरूरत पड़ेगी। रासायनिक खेती जो यूरिया डीएपी हो तो अग्नि पैदा करता है, उसमें तो पानी ज्यादा लगता है, लेकिन प्राकृतिक खेती में पानी 60% से ही काम चलेगा, इससे ज्यादा पानी नहीं लगेगा। नंबर 2 क्या होगा, बारिश ज्यादा होगी तो भी हमारी प्राकृतिक फसल नहीं मरेगी। अब तक के परिणाम ये है मेरे सामने, अनेक खेडूतों के हैं, अनेक किसानों के हैं, और मैंने अपने खेत में भी अभी देखा है। इस साल वर्षा लंबी चली है, सितंबर के में पूरी वर्षा होकर अक्टूबर तक चलती रही। इधर तो हमारी फसल पकी हुई थी धान की, इधर बारिश भारी मात्रा में हुई, तो जो लोग रासायनिक खेती करते थे उनके सारी फसलें गिर गई, पानी में जम गई, लेकिन हमारी खेत में कोई फसल नहीं गिरी, क्योंकि वो जो छेद केंचुए ने बना रखे थे वो पानी जमीन के पेट में चला गया और हमारी खेत बिल्कुल आबाद है। और जब गर्मी भी पड़ेगी तो वो जो मैंने बताया ना, केंचुआ के छिद्र जो होंगे उनसे वाष्प आकर के सिंचाई होगी। तो हमारी अकाल में भी और वर्षा में भी दोनों का मुकाबला करने की परिस्थितियां प्राकृतिक खेती से पैदा होती हैं। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप आखिर में? मैं भट्ट साहब समस्त भारत के किसान बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें और पूरे मनोयोग से इसकी पद्धति को अच्छी तरह समझें। बिना पद्धति ठीक अपनाए परिणाम नहीं आएगा। गाय देसी ही का प्रयोग होगा। कोई सोचे कि भाई गाय तो गाय है, हॉस्टन फ्रीजन का भी चल जाएगा, भैंस का भी गोबर चलेगा, तो परिणाम नहीं आएगा। आच्छादन की विधि ठीक दिखें, वाष्पाद की विधि ठीक सीखें, और एक ही समय पर कई कई फसलों को हम खेत में लगा सकते हैं। 2-2, 3-3 फसल एकदम करेंगे तो वो हर तीसरे महीने किसान को दूसरे महीने आय भी देती रहेगी। तो इस पद्धति को समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए इस समय गुजरात प्रांत में 2 लाख खेडूतों ने इस खेती को शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख किसान इस खेती को कर रहे हैं। देश के अन्य प्रांतों में भी लोगों ने विस्तार से इस खेती को शुरू कर दिया है। धीरे धीरे लोगों में रुचि इसकी बढ़ रही है, और हमें इसे अपनाएंगे तो किसान की लागत खेती की कम होगी और उसके उत्पादन का मूल्य जहर युक्त न होने के कारण ज्यादा मिलेगा। आज इसकी डिमांड है, कैंसर से कोई मरना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में किसान बंधुओं को चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने के लिए, खेती की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इस पद्धति को अपनाना चाहिए। तो दर्शक तो जे रीते गुजरातना राज्यपाल आचार्य देवव्रतजीए કહ્યું કે ઓર્ગેનિક ખેતી અને જે પ્રાકૃતિક ખેતી છે ને જે સાયન્ટિફિક ખેતી એટલે કે રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ કરીને જે ખેતી થાય છે એનો ફરક સમજાવ્યો, અને જે પ્રકારે તેમણે આહવાન કર્યું છે કે પ્રોત્સાહન, અને ખેડૂતોને પણ આહવાન કર્યું છે કે સમગ્ર દેશના ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળે તો સામાન્ય રીતે દરેક લોકો સ્વસ્થ રહેશે। અને જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું પણ સૂત્ર છે કે દરેક સ્વસ્થ રહેશે, દેશ સ્વસ્થ રહેશે, લોકો સ્વસ્થ રહેશે તો સમાજ સ્વસ્થ રહેશે, અને સમાજ સ્વસ્થ રહેશે તો આખો દેશ પણ આપણો સ્વસ્થ રહેશે અને આગળ વધશે, અને આરોગ્યલક્ષી સારા કાર્યક્રમો પણ થશે, આરોગ્ય પણ સારું રહેશે, અને લોકો હૃષ્ટપુષ્ટ રહેશે, લોકોની તંદુરસ્તી પણ સારી રહેવી જોઈએ એવું પણ માનવું છે। અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આહવાન કર્યું છે કે ખેડૂતોએ પણ પોતાને ખર્ચો ઓછો થાય અને આવક વધે એ દિશામાં આગળ વધવું જોઈએ। તો ખેડૂતોને પણ અપીલ કરવામાં આવે છે કે આપ સૌ પણ પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળો। देवव्रत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा की इस बारे में। धन्यवाद वर्षा। तो दर्शकों, तो आती हमारी विशेष रजूआत रूबरू। વધુ સમાચાર અને અપડેટ્સ માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતી ધડકન। નમસ્કાર।